क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी इस टॉक शो में आज हमारे साथ में हैं श्री नारायण समीर साहब। अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर श्री नारायण समीर साहब तो ज़्यादा उचित रहेगा। और हमारे साथ में डॉक्टर उषा रानी राव। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये व्यक्तित्व हैं कौन। तो हमारे साथ में डॉक्टर श्री नारायण समीर साहब जो हैं, ये अनुवादक हैं। अनुवादक ही नहीं है, अनुवाद पर लिखने वाले एक लेखक भी हैं। आज की अगर इस टॉक शो का मैं खास बात कहूं तो इसमें हमारे लेखक आते रहे हैं, जो कहानियां लिखते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, जो और किसी बात पर अपनी बात करते हैं। लेकिन अनुवाद पर लिखने वाले ये हमारे पहले लेखक हैं, जो अनुवाद पर अपनी बात कहते हैं। अनुवाद क्यों होना चाहिए, अनुवाद की क्या आवश्यकता है। मैं सच कहूं तो अनुवाद जो है वो आंसू का अनुवाद है, पीड़ा का अनुवाद है। और अनुवाद किस तरीके से इसकी महती आवश्यकता है, इसकी क्या बहुत बड़ी आवश्यकता है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमने इसके विशेषज्ञ, जो अनुवाद के विशेषज्ञ हैं, और आप निदेशक रहे हैं, ब्यूरो चीफ रहे हैं इसके अनुवाद के, और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में आप रहे हैं, निदेशक रहे हैं। और जो औपचारिक अनुवाद हैं, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे अनौपचारिक अनुवाद, एक तो केवल कार्यालय के अनुवाद होते हैं और एक पुस्तकों में अनुवाद की आवश्यकता, इस सब बातों पर आपने बहुत गौर किया है। और एक आपकी नई किताब आई है, अनुवाद का नया विमर्श। आज के परिप्रेक्ष्य में अनुवाद की क्या आवश्यकता है, इस विषय पर हमने बात करने के लिए डॉक्टर समीर साहब को आमंत्रित किया है। और इनके साथ में इस पुस्तक पर जिन्होंने गहन अध्ययन किया, जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा और पढ़ने के बाद में एक पाठक और एक समीक्षक की दृष्टि से हमारे बीच में डॉक्टर उषा रानी राव हैं। उषा रानी राव भी बहुत अच्छी लेखिका हैं, इनके कविता संग्रह है, और ये महाविद्यालय में प्राध्यापन का कार्य करती है, पढ़ाती हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी है कि ये कर्नाटक की होते हुए हिंदी में एक बहुत अच्छा मुकाम रखती हैं और अपना स्थान रखती हैं। तो मैं सबसे पहले आज बात शुरू करवाना चाहूंगा कि मैं समीर साहब से पूछता हूं कि अनुवाद के नए विमर्श को आज के परिप्रेक्ष्य में लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको एक किताब लिखनी पड़ी। और हम भी जानते हैं, हमने तो इस पुस्तक को पढ़ा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अनुवाद की क्या आवश्यकता है। लेकिन मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि आपने इस पुस्तक को लिखते हुए क्या सोचा, और क्या सोच करके और आपने इस पुस्तक की तरफ आपकी कलम बढ़ी। तो मैं डॉक्टर समीर साहब को कहता हूं कि आप इस पर अपने विचार रखें। समीर साहब। डॉक्टर प्रेम तन्मय जी, डॉक्टर उषा रानी राव जी, इस बातचीत में, आज की शाम की बातचीत में अनुवाद पर आप लोगों ने कुछ विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया, मैं इसका शुक्रगुजार हूं। सवाल आपने औपचारिक तौर पर ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। असल में कोई भी लेखक हो, वह जिस किताब पर भी लिखता है, विषय चाहे जो कुछ भी वह निर्धारित करे, तो एक तरह से उसका वह विषय मानस पुत्र होता है, या मानस पुत्री कह ले, ब्रेन चाइल्ड जिसको अंग्रेजी में कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह। और उस पर वह मुग्ध रहता है, उस विषय पर वह मुग्ध रहता है, तभी वह एक किताब लिखने का साहस भी करता है, या उसके आनंद से अभिभूत होकर के कोई सृष्टि, कोई नई रचना प्रस्तुत करता है। दरअसल हमारे यहाँ भारत में जो भाषाई स्थिति है, वह बहुभाषिक हमारा विविधतापूर्ण संसार है। और अगर सरकारी आंकड़ों को ही देखें तो सैकड़ों भाषाएं, 1000 से ज्यादा भाषाएं इस देश में हैं, जो अत्यंत प्राचीन भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। हमारा संविधान ही, आजादी के बाद का संविधान ही 22 भाषाओं को स्वीकृत किए हुए है। तो इन बहुभाषिक नागरिकता वाले देश में
कोई एक भाषा तो होनी चाहिए जो संपर्क भाषा, अगर संविधान सम्मत है हिंदी, तो उसमें दूसरी भाषाओं का जो ज्ञान संसार है उसकी आवाजाही हो। तो यह विषय मुझे बड़ा ही रोमांचित करता रुचिकर लगा। ये विषय बहुत रुचिकर भी लगा। और इसका शीर्षक ही इतना टैगी है कि अनुवाद का नया विमर्श। मतलब अनुवाद पर पहले भी चर्चाएं होती रही है, लेकिन अब ये जो नया विमर्श लेकर के आप सामने आए हैं, मैं आगे बात करने के लिए उषा जी से कहता हूं कि उषा जी, आपने तो इस पुस्तक को पढ़ा है, तो इस पुस्तक को पढ़ते हुए आपको क्या अनुभव हुआ कि एक पाठक की दृष्टि से इसकी उपयोगिता और आज के परिप्रेक्ष्य में इसके लाभ के बारे में या इसकी आवश्यकता के बारे में आप क्या सोचती हैं एज ए पाठक? मैं क्रिटिक्स और क्रिएटिविटी के इस एपिसोड के लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आभार प्रकट हूँ कि आपने हमें एक परिचर्चा के लिए चुना हमें। अगर अनुवाद के बरक्स बात करें तो कहाँ आलोक विरहा नल से इसे जला दो, दीपक पर दीप्ति नहीं, क्या कपाल में लिखा यही। ये पंक्तियां हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, जिसे हम हिंदी में गीतांजलि के माध्यम से हम पढ़ते हैं इसको। अगर अनुवाद नहीं होता तो शायद हम बांग्ला भाषा के अगर जानकार नहीं होते तो हम नहीं पढ़ पाते। यह अनुवाद ही है जिसने इस वैचारिकता को, अंग्रेजी शासन के उस गुलाम मानसिकता की पीड़ा को जो उन्होंने हमारे सामने रखा, वो शायद हम नहीं समझ पाते। बहुत सही कह रही हैं आप। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने इस विषय को पकड़ा। मैं खुद बताना चाहता हूं कि अगर ये संवाद सेतु है, अनुवाद तो खुद एक संवाद सेतु है। समीर जी की पुस्तक में इस बात का उद्धृत आया है कि आपने इसको ये कहा कि ये अनुवाद जो है पुनर्आविष्कार है। तो पुनर्आविष्कार में जैसे अनुवाद को लोगों ने ऐसा माना है कि अनुवाद सिर्फ एक जो है किसी के लिखे को, मूल को आपने बदल करके और लिख दिया है किसी और भाषा में, जबकि आपने विमर्श के दौरान इस बात को नए रूप में रखा है कि आप कहते हैं कि ये अनुवाद एक पुनर्आविष्कार है, ये एक पुनर्लेखन है, ये एक पुनर्संवेदना को जीना है। इस बात पर मैं समीर जी से कहूंगा कि आपने खास तौर से जब ये बात लिखी तो मुझे पता लगा कि जैसे कोई आदमी अनुवाद करना चाहे पीड़ा का, तो वो क्या कहता है कि छोटी सी बात में पीड़ा का अनुवाद वो ऐसा करता है कि माँ बाप बहुत रोए घर आके अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। ये पीड़ा का अनुवाद है, ये पुनर्आविष्कार है। मैं अगर आप अनुवाद की भाषा में कहेंगे तो हम ये कहेंगे गरीबी का चित्रण है, लेकिन अगर इसका कविता में अनुवाद है तो ऐसे है। तो मैं ये चाहूंगा समीर साहब आप बताएं कि आप अनुवाद को पुनर्आविष्कार कहते हुए या संवाद सेतु कहते हुए आप क्या कहना चाहते रहे थे? जो मैं कह रहा हूँ शायद ऐसा ही कुछ आपका अनुमान हो। हाँ जी, ये बहुत ही मौजू और बहुत ही अच्छा सवाल खड़ा किया है आपने। और यह दोनों सवाल जो है, अभी का सवाल और जो अनुवाद के नया विमर्श के सिलसिले में पहले आपने सवाल पूछा, ये दोनों का जवाब होगा जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ। हाँ बताइए। असल में हमारे यहाँ भारत में भारत का जो हिंदी ज्ञान संसार है, खास तौर से मैं हिंदी की बात खास तौर से कर रहा हूँ, उसमें अनुवाद को बिल्कुल पारंपरिक और टकसाली विषय समझा गया। हाँ। और एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में फिर से कह देना, इतना ही समझ लिया अनुवाद माना। बिल्कुल सही, इसी को अनुवाद माना। और दूसरी बात कि अनुवाद को आमतौर पर जो अंग्रेजी में कहा गया ब्रिज बिटवीन टू लैंग्वेजेज, उसका उल्था कर दिया गया कि दो भाषाओं का सेतु कर्म है या दो भाषाओं का संवाद कर्म है। लेकिन मुझे लगा कि अनुवाद इतना ही नहीं होता है। अनुवाद
किसी भाषा के कथन के अंतस में उसकी भीतरी चेतना का आविष्कार होता है और उस आविष्कार को दूसरी भाषा में फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास होता है। तो यह जो एक भाषा का सत्व है, किसी पाठ को लेकर के, एक भाषा के किसी पाठ का जो सत्व है, जो सेंस है, जो मूल तत्व है, हाँ। उसका दूसरी भाषा में बीजारोपण, अंकुरन, यह जो है बिल्कुल सृजन की प्रक्रिया है। हाँ। और यह वैसा ही सृजन है जैसे किसी बच्चे का जन्म लेना, जैसे धान की बाली में दूध आना और उसका आगे विकसित होकर चावल बनना। तो इसके मुतालिक मैंने देखा कि यह तो बहुत व्यापक संसार है अनुवाद का, इस पर नए सिरे से विचार होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसको लेकर के फिर मैंने अनुवाद को सृजन का पुनर्सृजन, सृजन का पुनरोद्भव कहा कि यह सृजन का पुनरोद्भव है। यह एक नए संसार का सृजन है। और इस रूप में हमने अनुवाद के नए विमर्श के सूत्र तलाशने की कोशिश की और उसके जो सूत्र हैं आगे जाकर के हम उसको सभ्यता विमर्श कहने का साहस जुटा पाए। हाँ, आपने एक जगह पर, मैंने ये देखा था कि आपने एक जगह पर इसमें ये लिखा कि जी, अगर हम ये कहें कि पुनर्जागरण, एक तरीके से पुनर्जागरण अनुवाद है, और अनुवाद आपने एक जगह पर ये भी कहा कि ये सामाजिक पिछड़े समाज को समर्थ करने का सहारा भी है। आपने एक जगह पर इसके अंदर आपने लिखा है कि बहुत खूब का, हाँ, जी, तो आपने मूल तत्व को पकड़ लिया है, मूल तत्व को पकड़ा है। देखा जाए हमारा वर्तमान समाज जो है वह अजीब किस्म की विडंबनाओं का समाज बनता जा रहा है, जिसमें अनावश्यक व्यक्ति, समाज और राष्ट्रों का अहंकार सामने आ रहा है, जिसमें परस्पर की लड़ाई और वैमनस्य का भाव जोर पकड़ता जा रहा है। लेकिन आणविक शक्ति वाले संसार में युद्ध नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आणविक शक्तियों के बीच में टकराव है, बीच में शीत युद्ध की नौबत आई, लेकिन वह पूरी की पूरी स्थिति युद्ध में नहीं बदल पाई। कारण संवाद, दो व्यक्तियों, दो समाजों, दो राष्ट्रों के बीच में संवाद, लड़ाई के, और यह संवाद भाषा की दीवार को तोड़कर सभ्यता के सृजन का संवाद बन जाता है, सभ्यता के संरक्षण का संवाद बन जाता है। बहुत अच्छी बात कही समझ आपने कि संवाद जो है वो दो देशों के बीच की दूरी को कम करता है। उषा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इसको पढ़ते समय, आपने इसकी समीक्षा करते हुए भी ये बात कही थी कि जैसे सर्वहारा को या पिछड़े समाज को ये समर्थ करता है। बहुत बड़े जो है आविष्कारक जिनमें जो अनुवाद से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने, अब जैसे आप देखिए कि आज के डेट में मुझे एक संदर्भ याद आता है, गुलजार जी ने एक जगह पर आपको याद हो तो, गुलजार जी जब यहाँ आए थे, आप भी शायद उस कार्यक्रम में रही होंगी, वो एक कन्नड़ भाषा के कवि को उन्होंने अनुवाद किया था। लेकिन जब वो कवि स्वयं बोल रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि ये अनुवाद इतना अच्छा था कि लोगों ने मेरी मूल रचना को नहीं पढ़ करके अनुवाद को इतना सराहना मिली कि अब मैं आइंदा से गुलजार जी से अनुवाद नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब अनुवाद इतना अच्छा हो गया कि मूल रचना भी पीछे छूट गई। उषा जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आप तो चूंकि यहाँ कर्नाटका की रहने वाली हैं और अनुवाद हुए बगैर तो हम हिंदी भाषी लोग आपसे कई बार बात भी नहीं कर पाते, तो आप अनुवाद का मर्म अच्छी तरह से समझती हैं, आप अपने विचार कृपया रखें। अनुवाद का नया विमर्श, यह जो सद्य प्रकाशित पुस्तक है, यह कई में हमें अनुवाद के सूक्ष्म से सूक्ष्म उस तत्व की ओर ले जाती है जो अनुवाद के लिए बहुत आवश्यक मैं समझती हूँ।
क्योंकि अनुवाद जो होता है वो व्यक्ति की परिधि से निकलकर समष्टि की परिधि तक जाता है। और हमारे साथ आज परिचर्चा में प्रख्यात अनुवाद निदेशक में अनुवाद रह चुके श्री नारायण समीर सर जी हैं, और विमर्शकार हैं, अनुवाद वेत्ता हैं, और कई किताबें लिखी हुई हैं। और ये चूंकि अभी ये सद्य प्रकाशित है, तो ये अब के दौर के उन सारे जटिलताओं को जो है एक तरह से सुलझाने के लिए या उसको समझने के लिए एक तरह से विमर्श प्रस्तुत किया गया है। आपने ठीक कहा, जब दो भाषाओं का जब अनुवाद होता है तो एक भाषा से कही गई बात को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों जब हम रखते हैं तो कई तरह के हमारे स्तर होते हैं उस अनुवाद के। इस पुस्तक में मैं बहुत चकित रही हूं कि इसमें मुझे लगता है करीब 100 के ऊपर पाश्चात्य विचारकों के विचार और उनके जो अनुवाद के जो प्रतिष्ठापनाएं हैं उसको इन्होंने उद्धृत किया है सर जी ने, ताकि हम वहां से भी एक वैज्ञानिक पक्ष भी इसका लेकर हम अनुवाद कर सकें। क्योंकि मुझे याद आता है कि हमारा जो अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास जी का, यह तो विलियम जोन्स ने 17वीं शताब्दी में ही अनुवाद किया था अंग्रेजी में, लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह ने 19वीं में राजा लक्ष्मण सिंह ने इसे हिंदी में काव्यानुवाद प्रस्तुत किया। लेकिन आप देखिए बाद में चलकर स्वतंत्रता के बाद आप चलकर देखिए महादेवी वर्मा को ये महसूस हुआ कि ये सिर्फ काव्यानुवाद काफी नहीं है, इसका छंदानुवाद भी होना चाहिए। तो महादेवी वर्मा ने कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम की छंदानुवाद भी प्रस्तुत किया। तो इस तरह से अनुवाद के कई स्तर होते हैं जिसका हमें इस पुस्तक में बखूबी चित्र देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सर ने 2-3 ऐसे बिंदुओं पर बल दिया है जिससे एक अनुवादक को अनुवाद करते समय किस प्रकार के जो है उसे सचेतनता उसके अंदर होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए। अनुवाद के हथियार क्या होने चाहिए, ये पुस्तक एक अनुवाद का हथियार है। जी, अनुवाद का अगर इस पुस्तक को पास लेके बैठेंगे तो अनुवाद के सूत्र आप पकड़ लेंगे कि अनुवाद करते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आपने ये भी कहा है कि अनुवाद हाँ उषा जी बताइए। उदाहरण जैसे जर्मन होलोकॉस्ट का जो एन फ्रैंक की जो डायरी थी वो अगर अनुवाद नहीं होती तो तक नहीं पहुंच पाती। तो सब बारीकियों से भरी हुई यह पुस्तक है जिसमें बहुत ही विस्तृत रूप से और सरल शब्दों में अनुवाद के विभिन्न स्तरों को समझने के लिए एक टूल दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि यह पुस्तक आज के दौर की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो विशेष रूप से हम और जितने भी दूसरे भाषाओं के अनुवादक हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी मैं मानती हूँ। हाँ समीर जी, आपने एक जगह पर इसमें लिखा है कि एक स्रोत भाषा है और एक लक्ष्य भाषा है, तो मैं चाहूंगा जरा आप इस पर भी जो है अपने विचार रखें। ये स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा से तात्पर्य मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हाँ हम लोग सब एक बार खुद फिर इस बात को समझें। जी देखा जाए इस किताब को सोचते और लिखते हुए मेरे दिमाग में एक बात बार बार कौंधती रही कि अनुवाद एक सच्चाई है आज के जमाने की और इस बहुभाषिक संसार की, और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण का दौर सघन होता जा रहा है अनुवाद हमारी बेहद और नितांत आवश्यकता हुई। बाजारवाद भी चाहता है कि अनुवाद हो। जी बाजार खूब चाहता है कि अनुवाद हो। तो मैंने देखा कि अनुवाद के आखिर एलिमेंट्स तत्व क्या हो सकते हैं, अनुवाद के आधार स्तंभ क्या है। तो मुझे हिंदी में और अंग्रेजी में कोई ऐसी किताब नहीं मिली जिसमें इन चीजों को खोल करके रखा गया हो, और यह एकेडमिक्स के लिए, अकादमिक ज्ञान के लिए बहुत जरूरी विषय था। तो अनुवाद के 3 ही आधार होते हैं, 3 ही स्तंभ हैं, उसके पिलर्स हैं। एक स्रोत भाषा, यानी कि
मूल भाषा जिसमें कोई पाठ, कोई स्टेटमेंट, कोई कथन, कोई टेक्स्ट या कोई डिस्कोर्स हमारे पास उपलब्ध होता है जिसका हमें दूसरी भाषा में अनुवाद करना होता है। तो पाठ की पहली भाषा को स्रोत भाषा कहते हैं और पाठ की जो दूसरी भाषा होती है उसको लक्ष्य भाषा कहते हैं। और अनुवाद होता किसका है? स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा तो दो हमारे पास औजार हो गए, मगर अनुवाद होता है स्रोत भाषा में कही हुई बात का, जिसको हम सुविधा के लिए पाठ कहते हैं। तो दुनिया भर में अनुवाद के जो भी खेल और विमर्श होते हैं वो तीन ही चीजों पर, एक स्रोत भाषा में उपलब्ध पाठ और उस पाठ का लक्ष्य भाषा में रूपांतरण। तो इसलिए हमने छात्रों को और अनुवाद के व्यावहारिक समझ को विकसित करने वाले जो अध्येता हैं उनके लिए इन चीजों को खोल करके विस्तार से समझाने की कोशिश की है। आपके इस पुस्तक की विशेषता यही रही कि आपने अनुवाद करने वाले लोगों के लिए एक नया रास्ता खोला है। वो लोग इस हथियार को लेकर के और अनुवाद करने की तरफ जाएंगे तो रास्ता सुगम होगा और वो आराम से अनुवाद कर पाएंगे। एक जगह पर आप ये भी कहते हैं कि अनुवाद जो है वो बिल्कुल वैसा का वैसा, उसका उल्टा नहीं होना चाहिए। आप कुछ ऐसी अनुभूति, उसकी जो संवेदना है वो अनुवाद में मरनी नहीं चाहिए। जो मूल में वो लिखना चाहता है वो बात तो आए, लेकिन वो इस तरीके से आए कि वो भाषांतरण करते समय वो मर नहीं जाए। तो आपने इस बात का बड़ा ख्याल करने के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया है इसमें कि आप अनुवाद करते समय ऐसा अनुवाद न करें कि वो अनुवाद बिल्कुल जो है वो बेरुखा और ऐसा लगे संवेदनहीन कि उसने जो लिखा वो अर्थ ही बदल। देखा जाए देखा जाए, इसके लिए एक हमारे जनजीवन में जो बहुत प्रसिद्ध है उक्ति है सुकरात की, मैंने उसको उद्धृत करने की कोशिश की है ताकि बात, मैं जो कहना चाहता हूं वह बात आसानी से सबके जेहन में उतर जाए। उक्ति यह है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। यह बहुत प्रसिद्ध उक्ति है समाज शास्त्र। मैन इज अ सोशल एनिमल, ये बहुत प्रसिद्ध उक्ति। अब देखा जाए, एनिमल जो शब्द है अंग्रेजी का, किसी भी डिक्शनरी को उलटिए, चाहे हिंदी अंग्रेजी, चाहे अंग्रेजी या दुनिया की कोई भी डिक्शनरी, उसमें एनिमल या तो पशु है या जानवर है। किसी भी शब्द को उसमें एनिमल प्राणी नहीं है। लेकिन मनुष्य में प्राण तत्व होता है और कि हर प्राणी में वह प्राण शक्ति होती है। यहां तक कि जगदीश चंद्र बोस के अनुसंधानों की याद करें तो वनस्पतियों तक में प्राण शक्ति की कल्पना की गई है। और हमारे वेदों में तो कहा गया है वनस्पतयः शांति तक की बात की गई है। तो मैंने अनुवाद किया और बताया कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे पूर्वजों ने मैन इज अ सोशल एनिमल का जो अनुवाद किया हुआ है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, तो मनुष्य और प्राणी मात्र का जो कॉमन फैक्टर है, सबों में व्याप्त होने वाला जो तत्व है प्राण शक्ति, उस प्राण शक्ति को केंद्र में लाया और मनुष्य एक सामाजिक पशु अथवा मनुष्य एक सामाजिक जानवर न कहकर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कहा। मान्यवर, यही एनिमल को प्राणी कहना अनुवाद में यह मूल कथन से विशिष्ट बना देना है। और मैं कहूं कि यही अनुवाद में सृजन की रचनात्मक अनंत यात्रा की तरफ इशारा कर देता है। इसलिए मैंने इस किताब में अनुवाद को रचना का निरंतर चलने वाला उद्यम कहा है। रचना का निरंतर चलने वाला कर्म। और अनुवाद में उसकी संवेदना मरती नहीं है। आप जब कोई बात अनुवाद कर रहे होते हैं तो अनुवाद में जो अर्थ आना चाहिए वो अर्थ तो आए ही, लेकिन वो इतना सपाट ना आए कि उसकी वो जीवंत न लगे। अनुवाद में जीवंतता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात इसमें उषा जी उषा जी मैं ये कह रही थी इस विमर्श में
ये बहुत स्पष्ट है कि किसी भी कृति का जो अनुवाद है वो एक तरह से जीवन देता है, संजीवनी देता है उस कृति को, उसमें प्राण तत्व भरता है, यही कह भी रहे थे। और साथ ही साथ इसमें समाज के जो समाज में जो ज्ञान और संवेदना है उसका प्रसार होता है अनुवाद से। तो ये बातें निकल इस विमर्शात्मक पुस्तक से बाहर आती हैं ताकि अनुवाद के प्रति गंभीरता आए। और अनुवाद महज शब्दों का ही एक रूपांतर नहीं है, यह उसके संपूर्ण अंतर्वस्तु, उसके प्रयोजन, उसका जो भी उद्देश्य है और उसका संपूर्ण भाव जो कहने का है, जो उसकी उपयोगिता है, वह भी निकलकर उस अनुवाद में आ जाए। यही बड़ा इसका उपयोगिता साबित। आप बिल्कुल सही कह रही हैं उषा जी कि अनुवाद में अनुवाद तो हो रहा है और अनुवाद भी हो रहा है, लेकिन वो ऐसा अनुवाद होना चाहिए कि मूल कृति से वो अलग भी लगे और अलग न भी हो। हाँ, इसमें सृजन जो है तभी वो अनुवादक सृजनशील अनुवादक कहलाएगा, नहीं तो वो ऐसा अनुवाद होगा जैसे कि आजकल की इंग्लिश फिल्मों की डब देखते हैं हम, तो इंग्लिश फिल्मों का जो डब है या जो दक्षिण की फिल्मों के जो डब हैं, वो डबिंग इतनी खराब है कि वो अनुवाद करने वालों ने क्या सोच करके अनुवाद किया है कुछ समझ नहीं आती। मुझे एक शेर याद आता है इनका, फिराक साहब का, कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अब आप देखिए, इसमें लब भी है, गुलाब भी है, पंखुड़ी भी है, लेकिन पंखुड़ी जैसा न तो लब है न लब पंखुड़ी जैसा है। लेकिन बात वो ये कह रहा है इसके जैसा है पर इसके जैसा है नहीं। पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इसी तरीके से ये अनुवाद है, लेकिन ये वैसा मूल से अलग हट करके है। थोड़ा ऐसा लगता है कि अनुवाद तो है, लेकिन जैसे जैसे रामचरितमानस के बाद में अगर मैं ये कहूं कि राम की कथा का अनुवाद अगर मैत्री शरणगुप्त ने साकेत में किया, तो ये कोई अनुवाद नहीं है, कथा तो वही है, लेकिन मूल रचनाकार माना जाता है। लेकिन अनुवाद में हम लोग जो है उसके मूल को मरने नहीं देते और अपनी सृजनशीलता को जिंदा रखते हैं। समीर जी, आपने एक जगह पर यह भी कहा है कि अनुवाद एक अभिनय की तरह होता है। जी, आपने एक जगह पर ये उद्धृत किया है कि जो है अनुवाद अभिनय की तरह है। तो मैं ये चाहूंगा, आपने अभिनय कहते समय क्या सोचा आपने कि अनुवाद को अनुभव, आपने दैहिक भाषा का भी प्रयोग किया जिसमें बॉडी लैंग्वेज जो है, तो बॉडी लैंग्वेज जब कोई आदमी कुछ नहीं समझता है तो वो ऐसा करके बोल देता है, तो ये भी तो एक भाषा का ही रूप हुआ। जी, तो मैं अभिनय के भाषा पर आपने जो वो कहा कि वो सत्य लेकर के अभिनय करते समय सत्य को जीता है, लेकिन पात्र दूसरा होता है। आपने इस बात को एक जगह पर उद्धृत किया है। हाँ जी, ये साहित्य में, दरअसल साहित्य में इस अनुभूति को साधारणीकरण कहा जाता है। हाँ, और जो साधारणीकरण यानी कि आप अपने साधारण मन मिजाज से मूल पात्र की मनोदशा में अवगाहन करने लगे। आप अपना मूल भी न छोड़े, लेकिन मानसिक स्तर पर मूल पात्र की मनोदशा का अवगाहन भी करें, उसकी यात्रा भी करें। जब आप मूल पात्र की यात्रा करते हुए मन ही मन फिर से चीजों को पुनर्प्रस्तुत करते हैं, तो वही उसमें रस की अनुभूति होती है। अनुवाद में जिस नाटक और उसमें नाटक के परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा, आपको याद होगा, आपने देखा होगा पढ़ते हुए कि उसे अनुवादक को विहंगम दृष्टि संपन्न व्यक्ति होना चाहिए कि वह पाठ का, पूरी किताब का जेस्ट समझ सके, उद्देश्य क्या है, प्रस्तुति कैसे हुई है और उसकी अभिप्रेरणा क्या है। जब वह विहंगम दृष्टि से चीजों को समझ पाएगा तो फिर रूपांतरण करने में उसके साथ न्याय कर पाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि उसे अभिनेता की तरह होना चाहिए कि वह रहे। हाँ उषा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बता रही थी कि
इसी परिप्रेक्ष्य में, अभिनय के परिप्रेक्ष्य में ही सर ने जैसे कहा, उसमें उन्होंने यही कहा है कि यह लोक के आनंद एवं उन्नयन का कारण बनता है। और जब अनुवाद इतनी संपूर्ण रूप से हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि मूल कृतिकार कौन है और अनुवादक कौन है। हाँ, तो ये भूल जाता है, बड़ी चुनौती, भूल जाता है। दूरी को और इन्होंने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, वो यह कि अनुवाद जो है स्वांतः सुखाय अथवा स्व प्रेरणा जनित नहीं रहा। अब आज के समय में अगर हम देखें तो चूंकि ये आज के को भी एक नई दृष्टि से देख रहे हैं इस विमर्श के द्वारा सर, तो वो कहते हैं कि ये अनुवाद जो है स्वांतः सुखाय या स्व प्रेरणा जनित ही केवल नहीं रहा है, अनुवाद अब अर्थनीति और राजनीति से भी जुड़ और एक ऐसा विषय बना दिया गया है जो केवल सामाजिक विषमता और समताओं के ही इर्द गिर्द घूमने वाले साहित्य का केवल मुखापेक्षी नहीं है, यह उससे भी आगे बढ़कर एक बड़े फलक पर जो है वो संपूर्ण रूप से इसको प्रतिनिधित्व कर रहा है अनुवाद। बिल्कुल बिल्कुल उषा जी, आप बहुत सही बात कहती हैं। और तो कुल मिलाकर के बात का निष्कर्ष ये निकलता है कि डॉक्टर समीर साहब का अनुवाद का नया विमर्श जब हमारे पाठकों के पास में, जब हमारे श्रोताओं के पास में, जब हमारे लोगों तक पहुंचता है तो वो ये समझ लेता है कि अनुवाद की आवश्यकता क्या है, अनुवाद के टूल्स क्या हैं, अनुवाद को किस आधार पर किया जाना चाहिए, अनुवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अनुवाद करते समय अनुवाद की मूल कृति को मृत न होने दें और अपनी बात को इतना हावी न होने दें कि मूल कृति मर जाए। इन दोनों बातों का बीच में इतना ख्याल रखते हुए अनुवाद किया जाना चाहिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में अनुवाद कितनी आवश्यकता है, इस बात का अंदाजा तो इसी बात से लगता है कि जब स्टार टीवी चैनल जब इंडिया में आया तो अंग्रेजी में था, और जब दर्शक उसको नहीं मिले तो उनको हिंदी ट्रांसलेट करके हमारे सामने हिंदी चैनल के रूप में आना पड़ा। कितने न्यूज चैनल्स बदल गए, अनुवाद के माने बदल गए हैं, और अनुवाद की इतनी बड़ी आवश्यकता हम लोगों के सामने है कि अनुवाद हमारे सामने एक झरोखा खोलता है, एक नया रास्ता खोलता है, और इस रास्ते पर चलने के लिए अनुवाद का नया विमर्श आपके बीच में होना बहुत आवश्यक है। और आज हमने अनुवाद के लिए, इस विमर्श के लिए डॉक्टर समीर साहब हमारे साथ में थे और डॉक्टर उषा रानी राव थी, और हमारा ये टॉक शो जो एक अंतिम क्लोजिंग एक प्रश्न जानना चाहूंगी। हाँ उषा जी, क्षमा करें सर से, चूंकि उनकी पुस्तकों को मैंने पूरी तरह उसको अध्ययन की कोशिश की है। तो ये जानना चाहूंगी कि उन्होंने भी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो जो अनुदित नहीं हो सकता, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनुदित हो सकता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं ये क्लोजिंग आपका प्रश्न ये पूछूं कि आखिर अनुवाद का नया विमर्श क्या है? जी, बहुत सही बिंदु पर आपने उंगली रखने की चेष्टा की है। असल में अपनी बात कहूं उससे पहले मैं आप लोगों के प्रति अपना आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी बारीकी के साथ मेरी किताब का अध्ययन किया है, क्योंकि जो चीजें लिखने क्रम में मैं लिखता जा रहा था, अब वो चीजें मेरे को उस तरह से रिकॉल नहीं हो रही है जिस तरह से आप लोगों की बातचीत सुनते हुए मैं भीतर से प्रमुदित हो रहा हूँ कि ये सब मैंने लिखी है और आप लोगों ने इसके गुणसूत्र को पकड़ा। हमने आपके हथियारों को इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐसा है कि जिसको आपने अभी कहा कि नया विमर्श क्या है, असल में अनुवाद का नया विमर्श सभ्यता के बीच में संवाद स्थापित करते हुए पिछड़ी शक्तियों, पिछड़े समाजों, पिछड़े देशों के साथ न्याय दिलाने के हक के वास्ते खड़ा होने के औजार का नाम है अनुवाद का नया विमर्श। दूसरा कि किसी पाठ की जो आत्मा होती है, वह आत्मा पाठ के बंधन में
दबी सिमटी हुई एक तरह से सिसक रही होती है। आप याद कीजिए, यह चिंतन रखते हुए मेरे मन में हमेशा निराला के मुक्त छंद की स्थापना याद आती रही, जब वो कहते हैं कि छंदों की जकड़बंदी में कविता सिसकती रही है। उससे मुक्त होने के लिए मेरे को लगा कि किसी भी विषय को, किसी भी मंतव्य को जब आप किसी भाषा की रचना पद्धति में बांध करके व्यक्त करने की चेष्टा करते हैं, तो उस मंतव्य या उस कथन को आप भाषा की सीमा में बांध देते हैं, और भाषा की सीमा से वह पाठ का अतिक्रमण करना, अभिप्राय को दूसरी भाषा में ले जाना, एक तरह से रचना का उद्धार करना है। रचना के अभिप्राय की उषा जी, तो आपके प्रश्न पर समीर जी ने बहुत अच्छा जो है उत्तर दिया, और आज के परिप्रेक्ष्य में अनुवाद के नए विमर्श पर अपनी बात को बहुत तरीके से हमारे सामने रखा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि समीर जी आपने बहुत अच्छी बात कही। पाठ का वो पुनरुद्धार है, पुनर्जन्म है, मुक्ति की कामना है। यह अनुवाद के बारे में नया विमर्श हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, यह अनुवाद का, और बहुत अच्छी बात निकल करके हमारे सामने आई कि अनुवाद की इस महती आवश्यकता में आज का युवा यदि किसी अनुवाद के विषय को चुनता है और अनुवाद के फील्ड में आना चाहता है, तो उसके लिए इस विमर्श की बहुत आवश्यकता है, और वो अनुवाद करते समय इन टूल्स का इस्तेमाल करे और अनुवाद को इतना बढ़िया बनाए कि अनुवाद मूल से अलग भी लगे और मूल जैसा भी हो। तो आज के बात की तत्व चीज ये निकल करके आई, क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के इस टॉक शो में आप लोगों के आने का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। समीर जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुत अमूल्य समय हमारे बीच में निकाला। उषा जी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं मैं भी आपने समीर जी की बातों को इतने खुल करके और इतनी पाठक की दृष्टि से आपने हमारे बीच में रखा। आप लोगों के इस टॉक शो पर आने के लिए मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। आप लोगों का भी आभार, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।